न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बेटा हम लोग प्रिज्म स्टार्ट करेंगे। प्रिज्म जानते होंगे, कांच का एक झोपड़ी नुमा आकृति होती है, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरकर बना होता है। झोपड़ी की जैसी आकृति होती है, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, इसको कहते हैं समतल पृष्ठ, ठीक है। और इसके जो बीच का माध्यम होता है वो पूरा एक जैसा होता है, समांग होता है। तो इस चित्र को ध्यान से देखो, ये प्रिज्म का सामने वाला हिस्सा दिखाया गया है। इस भाग को कहते हैं प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। एक बात, दूसरी बात पर आते हैं हम लोग। जिस पर प्रिज्म रखा होता है, यहाँ पर वो BC है, उसे प्रिज्म का आधार कहा जाता है। ऊपर जो ये कोण है इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। और इधर वाली लेफ्ट साइड वाली जो ये सरफेस है और राइट साइड वाली सरफेस है, जहाँ पर प्रकाश किरण मुड़ रही है, उसे अपवर्तक पृष्ठे कहा जाता है। तो जो प्रिज्म है हमारा, उसमें कभी कभी एक नाम ले लेते हैं समबाहु प्रिज्म। समबाहु प्रिज्म। समबाहु प्रिज्म का ये वाला कोण भी 60 अंश होगा, ये वाला कोण भी 60 अंश होगा, ये वाला कोण भी 60 अंश होगा। अब जब इस पर प्रकाश किरण डाली जाती है तो जो प्रकाश किरण है वो चलती कैसे है, ये आप आई, इसको कहते हैं आपतित किरण। ये जो निकल कर गई इसको कहते हैं निर्गमित किरण। और ये जो किरण है ये प्रिज्म के अंदर की किरण है। तो प्रकाश किरण आती है, पहले पृष्ठ पर अपवर्तित होती है, प्रिज्म के अंदर सीधी चलती है, फिर दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तित होती है। तो इस चित्र में जो PQ है वो आपतित किरण है, QRS जो है वो अपवर्तित या निर्गमित किरण है। निर्गमित किरण कहेंगे इसको, निर्गमित किरण है। और जो PQRS है वो हमारा प्रकाश किरण का मार्ग है। अब आते हैं विचलन कोण क्या होता है। विचलन मतलब होता है हट जाना, कितनी हट गई। इसके लिए क्या करते हैं, जो आपतित किरण है उसको आगे बढ़ाते हैं, जो निर्गमित किरण है उसे पीछे बढ़ाते हैं। इनके बीच जो न्यून कोण बनता है, इसी न्यून कोण को हम विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा विचलन कोण है, विचलन कोण। अब जो ये डेल्टा है ना बेटा, ये हमारा इस आपतन कोण I के मान पर निर्भर करता है। अगर हम I को कम ज़्यादा करते हैं तो डेल्टा भी कम ज़्यादा होता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब डेल्टा का मान घटकर सबसे कम रह जाता है, यानी I को घटाने बढ़ाने पर डेल्टा का मान, एक ऐसी स्थिति आती जब घटकर सबसे कम रह जाता है। उस स्थिति में जो डेल्टा है उसे हम डेल्टा ना कह करके डेल्टा M कहते हैं। M मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब सबसे छोटा। तो ये हमारा आपतन कोण I है, ये अपवर्तन कोण R है यहाँ पर। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, यानी जब ये वाला कोण सबसे छोटा है, तब हमारा होता क्या क्या है, I का मान E के मान के बराबर होता है। E हमारा यहाँ पर निर्गमन कोण है, यहाँ से अगर देखें तो ये E हमारा निर्गमन कोण है। ये जो R है हमारा वो R डैश के इक्वल होता है। यहाँ पर ये R डैश है और जब I निकालते हैं हमारा, तो I जो है, सॉरी, एक और बात, जो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। QR जो किरण है ना वो आधार के समांतर होती है। ये हमारा प्रिज्म का सूत्र है। N बराबर sin I बाई sin R होता है। I की जगह आता है A प्लस डेल्टा M बाई 2 और R की जगह आता है A बाई 2। इसको आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। इसे हम प्रिज्म का सूत्र कहते हैं। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु प्रिज्म प्रकाश किरण के मार्ग में 30 अंश का अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करता है। कैसा प्रिज्म है, समबाहु। हमने बताया था भाई, समबाहु का मतलब प्रत्येक कोण 60 अंश।
तो समबाहु होने के कारण कोण ए का मान 60 अंश हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसके द्वारा जो अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न किया गया है डेल्टा एम, वो 30 अंश है। हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n पता करना है। प्रिज्म का जो सूत्र है वो है हमारा साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन a बाई 2। अब ध्यान दीजिए, साइन a प्लस डेल्टा एम 60 प्लस 30 बटे 2 और a कितना 60, साइन 60 बटे 2, ऊपर कितना आएगा बेटा 60 प्लस 30 90, 90 बटे 2 45, साइन 45 और अपान में साइन 30। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, ये ऊपर चला जाएगा 2/√2। √2 से 2 को काटेंगे कितना आएगा √2। तो इसका आंसर आएगा हमारा n बराबर √2। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना आया √2। अब आते हैं पतला प्रिज्म। पतला प्रिज्म क्या होता है? देखो, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि एक पतला प्रिज्म, या फिर आप ये लेकर चलोगे अगर प्रिज्म कोण का मान 5 अंश से छोटा है तो हम ऐसे प्रिज्म को पतला प्रिज्म मान लेते हैं। ये वाला कोण अगर 5 अंश से छोटा है तो ऐसे प्रिज्म को पतला प्रिज्म मान लेते हैं। पतले प्रिज्म के लिए जो आई और आर होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, तो स्नेल्स लॉ लगाते समय साइन हटा देते हैं। तो आता है ना हमारा साइन आई बाई साइन आर बराबर एन, तो आई साइन हटा दिया, आई बटे आर बराबर एन, तिर्यक गुणा किया, आई बराबर एन इंटू आर। अब आई का मान रख दो, आई बराबर आएगा हमारा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, आर बराबर आएगा ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आया बेटा ए प्लस डेल्टा एम इक्वल टू एन ए, डेल्टा एम इक्वल टू एन ए माइनस ए, डेल्टा एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो ये फार्मूला केवल पतले प्रिज्म के लिए ही लगता है। एक और घटना है जिसे कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो सूर्य का प्रकाश है उसे श्वेत प्रकाश कहा जाता है। जो हम लोग देखते हैं सनलाइट जिसको कहते हैं उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म पर डालते हैं तो जो निर्गमित प्रकाश होता है उसके 7 खंड हो जाते हैं, 7 टुकड़ों में वो बट जाता है। वो जो 7 रंग हैं वो उनका जो ऑर्डर है हमारा उसको लिखते हैं विबग्योर। प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 भागों में तोड़ देने की यह घटना प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण मतलब तोड़ना। अब ये जो 7 रंग हैं उनका पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। विबग्योर, वायलट, वायलट मतलब बैंगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, नारंगी, लाल। अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको पहले समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है जो विचलन कोण है वो सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है, डेल्टा बैंगनी, और सबसे कम लाल। कहने का मतलब हुआ बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरण है वो आधार की ओर सबसे ज़्यादा मुड़ती है और लाल रंग की प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम मुड़ती है।
ये हम जानते ही हैं, पहले भी बता चुके हैं कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अच्छा, इसका जो कारण है वो है अलग अलग रंगों के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। एक और हम लोग ऑप्टिकल इल्यूजन देख लेते हैं जिसे कहा जाता है इंद्रधनुष। बरसात के दिनों में देखा होगा आप लोगों ने कि एक 7 रंग का चाप बन जाता है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष बनने की जो शर्त है वो ये है कि सामने बादल छाए हों और उन बादल से वर्षा की बूंदें नीचे गिर रही हों और पीठ के ठीक पीछे सूर्य होना चाहिए। ये ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक, इसकी पीठ के पीछे सूर्य है और ठीक सामने वर्षा की बूंदें छाई हुई हैं। तो पहली शर्त तो ये है, सामने बादल होना चाहिए, पीठ के पीछे सूर्य होना चाहिए। अब हम लोग इसका कारण जानते। कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने के जो 2 कारण हैं। पहला है कि वर्षा की बूंदों के द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए। जो वर्षा की बूंद की जो अंदर वाली सतह है उससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए और साथ ही साथ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होना चाहिए। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष ज़्यादा चमकदार होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष कम चमकदार होता है। ठीक है, अब आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें। अब आते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब जो प्रिज्म होते हैं उनमें से कुछ प्रिज्म प्रकाश को 7 रंगों में बांटते हैं और ज़्यादा भाग में फैला देते हैं। कुछ प्रिज्म प्रकाश को कम भाग में फैलाते हैं। ये जो प्रकाश को फैलाने की क्षमता है, जो 7 रंग हैं उनको जो फैलाने की क्षमता है उसे हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं प्रिज्म की। इसका सूत्र होता है ओमेगा बराबर NV-NR/NY-1। NV बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक है, NR लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक है, NY पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक है। अब जो ये वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है ये एक मात्रकहीन विमाहीन राशि है, ना तो इसका कोई मात्रक है और ना ही कोई विमा है। और ख़ास बात याद रखना, कांच 2 प्रकार का होता तो कई प्रकार का है। फिर मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें फ्लिंट आता है और क्राउन आता है। फ्लिंट कांच, उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता 0.05 और क्राउन कांच 0.03। अलग अलग बुक्स में इसकी वैल्यू कुछ अलग अलग भी दी गई है। बस आप ये याद रखोगे कि फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्राउन कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता से अधिक होती है।